जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं डिटेल में। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का लेक्चर 101 क्वेश्चन से शुरू होगा। और देखिए 30 सितंबर को बीपीएससी का पेपर है, जुलाई खत्म होने को, अगस्त सितंबर बस 2 महीने बचे हैं। जितनी ज़्यादा इस टाइम आप रिवीजन और प्रैक्टिस कर लेंगे वही बेहतर होगा, क्योंकि पीछे हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब भूलते जा रहे होगे। इसका रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है टेस्ट लगाओ, जीएस फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, पेड क्विज लगाओ। जितने ज़्यादा टेस्ट लगाते रहोगे, क्वेश्चन से अवेयर रहोगे, चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। हमारे पेड ग्रुप में आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन नंबरों से जुड़ के आप पूरी बीपीएससी की लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पेड ग्रुप ले सकते हैं, पेड क्विज ले सकते हैं, ताकि आप सिलेक्शन के और करीब पहुंच सके। एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और परिषद में प्रवेश को आध्यात्मिक हार माना। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ग संगठन जैसे किसान सभा और ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ संबंध होने की अनुमति दी जानी चाहिए। इंग्लिश में कहे तो जवाहरलाल नेहरू कंसीडर्ड द विड्रॉ ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड काउंसिल एंट्री a spiritual defeat. He argued that class organizations like किसान सभा and trade union should be allowed to affiliate with Congress। ठीक है, तो दोनों ही देखिए सही है। ये चाहते थे जो ट्रेड यूनियन है, किसान सभा है, ये कांग्रेस के साथ एफिलिएट होकर काम करे। ठीक है, और जो सिविल डिसोबीडियंस का विड्रॉ हुआ था वो कंसीडर कर रहे थे एक आध्यात्मिक हार। दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन गलत है। विच स्टेटमेंट इज, यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट, यहाँ गलत कर दिया, एक सेकेंड, तो यहाँ पे सही कर लीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेसियों द्वारा संसदीय राजनीति के खिलाफ थे। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव लड़ने के समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से लड़े गए थे। कांग्रेस ने भारतीयों के लिए आरक्षित 75 सीटों में से 45 पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इंग्लिश में देखें। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बाय कांग्रेसमैन आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इलेक्शन टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वर फॉट इंडिपेंडेंटली विदाउट सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस कैप्चर्ड 45 आउट ऑफ 75 सीट रिजर्व फॉर इंडियंस। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए पहला और तीसरा साफ साफ दिख रहा है तो गलत है। ठीक है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ दूसरा सही है। 103 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 एक अखिल भारतीय महासंघ के साथ आया। दूसरा कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावित महासंघ कांग्रेस की असहमति के कारण कभी सामने नहीं आया। कौन सा कथन सही है। इंग्लिश में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 केम अप विथ ऑल इंडिया फेडरेशन। द प्रपोज फेडरेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 नेवर केम अप ड्यू टू इन एग्रीमेंट ऑफ कांग्रेस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो फेडरेशन प्रपोज करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेवर केम अप ड्यू टू ये गलत है, ये आ गया था, है ना। फेडरेशन तो बन ही गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन स्टैब्लिश हुआ था भाई इंडियन प्रोविंसेस में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ प्रोविंसेस होती वहाँ पे, तो ये गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। 104 कह रहा है 1935 के अधिनियम के प्रावधान क्या कहते हैं। प्रशासित किए जाने वाले विषयों को संघीय स्तर पर आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। आरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और गिरजाघर संबंधी मामले शामिल थे। तो देखिए आपको पता हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट है ना। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो था गवर्नर देखता था विदाउट रिस्पॉन्सिबल, रिजर्व सब्जेक्ट देखता था विदाउट नॉन रिस्पॉन्सिबल, तो ये सही है। और रिजर्व सब्जेक्ट में यही सब आता था भाई, डिफेंस है, ट्राइबल एरियाज़ है, गिरजाघर है, तो सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। फिर से 1935 का जो अधिनियम था उस पर बेस सवाल है। संघीय सभा को आंशिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से चुना गया था और आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा नामित किया गया था। दूसरा, स्टेट ऑफ काउंसिल को एक स्थायी निकाय बनाना था जिसमें हर तीसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर हो रहे थे। तीसरा, विधानसभा की अवधि 3 वर्ष होनी थी। इनमें से कौन सा सही है।
इंग्लिश में देखिए द फेडरल असेंबली वॉज टू बी पार्शली इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड पार्शली नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस. काउंसिल ऑफ स्टेट वॉज टू बी परमानेंट बॉडी, 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी थर्ड ईयर. ड्यूरेशन ऑफ द असेंबली वॉज टू बी 3 years. ठीक है, अब इनमें से सही कौन सा है बताइए. तो देखिए अब जो समय था वो 3 साल तो था नहीं, ये समय 5 साल था, तो तीसरा बस गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा. ठीक है, चलिए 106 देखते हैं. फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे भी सवाल है. संघीय विधानसभा के सदस्य मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं. राज्य मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है. धर्म आधारित और वर्ग आधारित निर्वाचकों की प्रणाली को हटा दिया गया था. कौन सा कथन सही है. इंग्लिश में देखें तो मेंबर ऑफ फेडरल असेंबली कुड मूव टू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ स्टेट कुड नॉट मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. द सिस्टम ऑफ रिलीजन बेस्ड एंड क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट वॉज रिमूव्ड. कौन सा सही है. तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई. धर्म और जाति के आधार वाला जो है नहीं अलग अलग दिया गया था. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिमों का अलग, पूना पैक्ट वाला जो काम था डिप्रेस क्लास उसको अलग, तो ये सब हटा दिया गया था. ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ पे. 107 देख लेते हैं. फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस सवाल है. प्रांतीय स्वायत्तता ने डायरकी की जगह ले ली. प्रांतों को स्वतंत्र वित्तीय शक्तियाँ और संसाधन दिए गए. प्रांतीय सरकारें अपनी सुरक्षा के लिए पैसा उधार नहीं ले सकती थी. कौन सा कथन सही है. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस डायरकी. Provinces were independent financial power and resources. Provincial government could not borrow money on their own security. तो बताइए कौन सा सही है अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा है. तो देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई डायरकी हटा के, जो 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी इसको हटा दिया गया. और प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी दी गई और वो पैसा भी अपने इंडिविजुअल मतलब स्वायत्तता से ले सकते थे. यानी तीसरा गलत हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ कह रहा नहीं ले सकते थे, तो ये गलत है. पहला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, चलिए 108 फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे बेस सवाल है. अब इससे सवाल अगर आया तो अब तो आप आराम से कर ही ले जाओगे. इतने टाइप से सवाल को ये बनाया गया है. अधिनियम के आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं होने के साथ एक गैर लचीला संविधान प्रदान किया. संशोधन का अधिकार वायसराय के पास सुरक्षित था. इनमें से कौन सा कथन सही है. द एक्ट प्रोवाइडेड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विथ नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल ग्रोथ. राइट ऑफ अमेंडमेंट वॉज रिजर्व विद दी वॉयसराय. ठीक है, तो कौन सा सही होगा. इसमें देखिए पहला वाला सिर्फ सही हो जाएगा, क्योंकि जो अमेंडमेंट का राइट था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था, वॉयसराय के पास नहीं. ये गलत हो जाएगा बस. ठीक है, पहला सही है. ठीक है, चलिए फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे बेस सवाल है. इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय आबादी के 54% को मतदान का अधिकार दिया. इस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचकों की प्रणाली को विस्तार दिया. इस अधिनियम ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जिसका समापन भारत के विभाजन में हुआ. कौन सा कथन सही है बताने. द एक्ट इंश्योर्ड 54% ऑफ ब्रिटिश इंडियन पॉपुलेशन. द एक्ट एक्सटेंडेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. द एक्ट प्रोमोटेड सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज विच कम्युनिकेटेड इन पार्टीशन ऑफ इंडिया. तो देखिए यहाँ से पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि 54% नहीं दिया था, 14% लोगों को मताधिकार दिया था. ठीक है, 14% यहाँ होना चाहिए था. बाकी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा. चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे बेस सवाल है. अब इसमें से बताना कौन सा गलत है, विच इज़ इनकरेक्ट. सुधार संवैधानिक उदारवादियों के राजनीतिक दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करेंगे. सुधारों से कांग्रेसियों के एक बड़े वर्ग को एक अतिरिक्त कानूनी संघर्ष के निष्प्रभावी होने का अनुमान होगा. एक बार कांग्रेसियों ने सत्ता का स्वाद चखा, वे अब बलिदान की राजनीति में वापस जाने के अनिच्छुक थे. सुधारों का इस्तेमाल कांग्रेस को एकजुट करने के लिए किया गया था. ठीक है, तो कौन सा गलत है. इंग्लिश में देखते हैं. रिफॉर्म्स वुड रिवाइव द पॉलिटिकल स्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लिबरल्स. रिफॉर्म वुड कन्विंस अ लार्ज सेक्शन ऑफ कांग्रेसमैन ऑफ द इनइफेक्टिवनेस ऑफ एन एक्स्ट्रा लीगल स्ट्रगल. Once congressmen tested power, they would be reluctant to go back to politics of sacrifice. Reforms would be used to unite Congress. ठीक है, तो कौन सा यहाँ गलत है दोस्तों. ऑब्वियसली रिफॉर्म इसलिए तो कर ही नहीं जा रहे हैं कि कांग्रेस यूनाइट हो गई है ना, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो सेंट्रलाइज लीडरशिप लेना चाहती थी और वो लीडरशिप हो रही थी उसकी वीक, यानी ये जो है डी गलत हो जाएगा. ठीक है, तो देख लो डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा. ये सब डिटेल में प्रश्न दिए हुए हैं. अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में पढ़ी तो आपको अच्छी लगेगी. ठीक है, काफ़ी
अच्छे लेवल के सवाल। बाकी आप अगर किसी और टॉपिक के MCQ देखना चाहते हैं 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।